वो भाषा असल में हिंदुस्तानी थी, जिसकी दो लिपियां चलती रहीं समानांतर। और गांधी जी भी इस बात के कायल थे कि भाषा एक ही रहे। शब्दहीन भाषा भी होती है, साइन लैंग्वेज। हम शब्दों पर बहस करने लगते हैं, ये हिंदी का शब्द है, ये उर्दू का शब्द है। पहला उर्दू का अखबार जो है वो भी कलकत्ता से निकलता है और किसी मुसलमान द्वारा नहीं निकाला जाता, हरिहर दत्त नाम के एक व्यक्ति द्वारा निकाला जाता है। उन्होंने उस अखबार को सहारा दिए रहा और वो तब से अभी तक 1822 से आज तक चला आ रहा है। भाषा जब तक रोजगार से जुड़ी रहती है तब तक ही वो फलती फूलती है। उर्दू मुसलमानों की भाषा है, इस आरोप की वो पुष्टि कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा। आज हमारे खास मेहमान है फिरोज नकवी। ये अलीगढ़ से तशरीफ लाए हैं। कानपुर विश्वविद्यालय में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पर आयोजित सेमिनार में भाग लेने आए हैं और हमने इनसे समय मांगा। उर्दू पत्रकारिता पर ये इनकी महारत हासिल है इनको, और उर्दू पत्रकारिता में बहुत इन्होंने काम किया है। तो जैसे हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष हम लोग 200वां साल बना रहे हैं, तो वैसे उर्दू पत्रकारिता लगभग 204 या 5 वर्ष की, 4 वर्ष की हो गई है। यानी कि हिंदी पत्रकारिता से देखा जाए अखबारी लाइन में, तो फिर वो उर्दू पत्रकारिता बड़ी बहन है। तो फिरोज जी नमस्कार। बताइए उर्दू पत्रकारिता के बारे में कि अब 204 वर्ष के दौरान जो भी उतार चढ़ाव आते रहे, देश गुलाम हुआ, देश आजाद हुआ, कुछ ऐसे खट्टे मीठे अनुभव भी रहे होंगे, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। मैं जी पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं उर्दू पत्रकारिता से संबद्ध नहीं रहा हूं। उर्दू पत्रकारिता के इतिहास को समझने की कोशिश की है, इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते। मेरा आज तक जिंदगी में खुद का लिखा उर्दू में कुछ भी नहीं छपा है। जो कुछ भी छपा है वो अनुवाद होके मेरा हिंदी में लिखा गया, अंग्रेजी में, उर्दू में छपाया, अंग्रेजी में मैंने खुद भी लिखा है थोड़ा बहुत। और सहारा जैसे अखबार में मैंने हिंदी में कुछ दिया और उनको उपयोगी लगा तो अंग्रेजी में भी अनुवाद उनकी तो मैगजीन भी वो उपयोग करते रहे समानांतर, ये होता रहा है। लेकिन उर्दू पत्रकारिता का मुझे कोई अनुभव नहीं है। उर्दू पत्रकारिता के इतिहास पर थोड़ा सा मेरा विषय वही है। तो सबसे पहले तो बात ये शुरू हो कि ये आपने बड़ी बहन कहा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बात लोकमानस की भाषा की नहीं है। जब पत्रकारिता की बात आएगी तो वहां पर लिंगुआ फ्रैंका की एक अहमियत है, जो सरकारी भाषा है, जो चलन में है, जिससे राजस्व मिल रहा है, वो अहमियत होती है। तो 1834 तक यहाँ की जो शासकीय भाषा थी, लिंगुआ फ्रैंका थी, वो फारसी थी। और 1884 में पहली बार वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के प्रयोग की बात आई, जिस भूभाग में जो भाषा थी। तो जहां हम बैठे हुए हैं, इस भूभाग के लिए उर्दू लिंगुआ फ्रैंका बन गई। और इस बात को सबसे पहले सैयद अहमद खान ने महसूस किया, जिन्होंने अपने जीवन का पहला लेखन तो फारसी में किया जब वो दिल्ली से चले, लेकिन आगरा में नौकरी करने के साथ उनको लग गया कि भविष्य की भाषा कौन होने वाली है, और उसके बाद उनका फारसी में कोई लेखन नहीं। तो ये फारसी और उर्दू के अंतर संबंध भी हैं। इस नाते उर्दू पत्रकारिता पहले दिख रही है, क्योंकि वो लिंगुआ फ्रैंका के तौर पर फारसी को रिप्लेस करके एक बड़े भूभाग में आ रही। वही लिंगुआ फ्रैंका बंगाल में बंगाली बन रही है, गुजरात और बंबई के इलाके में गुजराती बन रही है। और यही कारण है कि इन्हीं भाषाओं के अखबार प्रारंभिक अखबारों में शामिल है। अच्छा, उर्दू का पहला अखबार देश से जो निकला उसका क्या नाम था? वो कौन उसके मार्च
1822 में एक पहला अखबार माना जाता है जो ऐतिहासिक संदर्भों के साथ। वैसे तो कुछ लोग टीपू सुल्तान के एक अखबार का जिक्र करते हैं, लेकिन वो दौर है जब मुद्रण व्यवस्था देश में नहीं है। तो इस तरह से हस्तलिखित अखबारों के और भी संदर्भ मिलते हैं, इसलिए उसे विश्वसनीय तौर पर समाचार पत्र की श्रेणी में वो रोजनामचा हो सकता है दरबारी, जिसमें इस तरह की चीजें दर्ज की जाती रही हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर पहला उर्दू का अखबार जो है वो भी कलकत्ता से निकलता है और किसी मुसलमान द्वारा नहीं निकाला जाता, हरिहर दत्त नाम के एक व्यक्ति द्वारा निकाला जाता है। वो उसके संस्थापक संपादक रहे जी। फिर वो चला कब तक? जैसे उदत बातन की आयु बहुत कम थी। बस मैंने कल के संबोधन में भी जो बात कही थी जी। कि हम ये सोचते हैं कि किसी अखबार का चंदा 2 रुपए महीना है, तो आज के समय बैठ के हमें कुछ भी खास नहीं लगती बात। लेकिन अगर हम 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों के नजरिए से देखें, जैसा मार्गरेट पेरनामुम ने भी लिखा है कि ये वो दौर है 1857 के आसपास का, जब मुगल शहजादों को 5 रुपए महीना पेंशन दी जा रही है। मुगल शहजादों को गुजारे 5 रुपए में गुजारा हो रहा है उनकी एक लग्जरी लाइफ का। ऐसे में 2 रुपए महीना बर्दाश्त करना किस वर्ग के बस का था? ये हमारा लोगों का उत्साह था, उस दिशा में एक नया प्रयोग था जिसे असफल होना ही था। एक गुजराती मुंबई समाचार को छोड़ दिया जाए तो देश के जितने पहले भाषाई अखबार थे वो दीर्घजीवी हो ही नहीं सके, क्योंकि गुजराती जो है वो व्यवसायिक तौर पर मजबूत थे। उन्होंने उस अखबार को सहारा दिए रहा और वो तब से अभी तक 1822 से आज तक चला आ रहा है। शेष कोई भी अखबार ऐसा नहीं रहा जो 10 साल भी चल पाया हो। अच्छा, उर्दू भाषा जैसे पहले तो गांव-गांव की भाषा थी। मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, लेकिन हमारे पिताजी उर्दू में ही काम करते थे, अच्छी बोलते थे। तो इस तरह इसके बाद भी लेकिन अगर देखा जाए पत्रकारिता के क्षेत्र में उर्दू अखबारों के जो विभिन्न संस्करण निकलना या उसकी प्रसार संख्या ठीक-ठाक पकड़ना, गेरप करना, वो चीजें नहीं दिखी। इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि उर्दू भाषा का विकास, भाषा का जो मूल मकसद है वो संवाद स्थापित करना। शब्दहीन भाषा भी होती है, साइन लैंग्वेज। हम शब्दों पर बहस करने लगते हैं, ये हिंदी का शब्द है, ये उर्दू का शब्द है। आखिर गूंगे बहरे लोग संकेतों में, तो संवाद कायम। जब विदेश से लोग आए, यहाँ सिपाही आए, उनकी भाषा कोई और थी, यहाँ की लोक भाषा कोई और थी। उन्होंने लोगों से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, अपने शब्द उन तक पहुंचाए, उनके शब्दों में से कुछ शब्द ग्रहण किए और वहां से ये उर्दू पैदा हुई। उर्दू का सही मानों में उसे लश्करी भाषा भी कई जगह कहा जाता है, जो सैनिकों का। तो वो विभिन्न भाषाओं के शब्द आपको उसमें तुर्की शब्द भी मिल जाएंगे, उसमें फारसी शब्द भी मिल जाएंगे, उसमें अरबी शब्द भी मिल जाएंगे, और यहाँ तक कि यहाँ स्थानीय ब्रज के शब्द और अवधी शब्द सब मिलते जाएंगे। वो बनती गई। अब हमेशा भाषा जो है वो राज्याश्रय के सहारे बहुत बड़ी शक्ति होती है पुरानी परंपरा में, और आज भी सरकार की परंपरा में। तो जब तक राज्याश्रय उर्दू को प्राप्त रहा तब तक वो फलती फूलती रही। जिस दिन से राज्याश्रय समाप्त हुआ उस दिन से उसके बुरे दिन शुरू हो गए, आए नहीं, शुरू। 1900 के आसपास एक आदेश हुआ, हालांकि वो कोई रिप्लेसमेंट का आदेश नहीं था। भाषा अंग्रेजों ने एक ही मानी, हिंदुस्तानी, जिसके लिपि 2 अलग अलग स्वीकार कर ली। एक नागरी लिपि
और दूसरी फारसी लिपि जिसमें परंपरागत तरीके से लिखी जा रही थी। यही कारण है कि हिंदी पत्रकारिता के जो 200 साल हो रहे हैं उसमें कहीं पर भी हिंदी का पहला समाचार पत्र नहीं लिख रहे हैं पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी, नागरी का पहला पत्र, क्योंकि आज की हिंदी के दृष्टिकोण से उस पत्र की भाषा हिंदी नहीं है बल्कि वो ब्रज और मध्य देशी भाषा है, उसका प्रभाव दिख रहा है। तो वो उसे मान रहे हैं केवल लिप्यंतर। कितने ऐसे हिंदी साहित्य के अध्येता होंगे जिन्हें ये मालूम हो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने जितनी रचनाएं लिखी हैं वो किस भाषा में है। हिंदी के कवि माने जाते हैं, भट्टिकालीन कवि हैं, लेकिन लिपि उनकी क्या है। मूल मैंने जो देखी उनकी प्रतियां हस्तलिखित वो सारी फारसी लिपि में लिखी हुई, ये कितने लोगों को पता है। ठीक कह रहे हैं आप। तो वो भाषा असल में हिंदुस्तानी थी जिसकी दो लिपियां चलती रही समानांतर, और गांधी जी भी इस बात के कायल थे कि भाषा एक ही रहे। हिंदी विवाद चल रहा है, रीजनल लैंग्वेज का है, इंग्लिश कंपलसरी है वो, तो उसमें उर्दू को भी कहीं ना कहीं स्थान दिया जाना चाहिए, जो कुछ राज्यों में तो कम से कम मैंडेटरी होनी चाहिए। देखिए, किसी चीज को मैंडेटरी करके जी कभी भी लागू नहीं किया जा पाया। मैंडेटरी करने के दुष्परिणाम ही सामने आते हैं। मेरा ये मानना है कि उसको इतना आसान किया जाए कि वो हर आदमी उसको अपनाने में परहेज न करे। और अगर इतिहास में हम जाएं तो यही संदेश, राजनीतिक बात थी लेकिन संदेश तो दक्षिण में यही का गया ना कि हिंदी लादने की कोशिश हो रही है, जबकि त्रिभाषा फार्मूला में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन संदेश तो ये बातें राजनीतिक ज्यादा हैं। और भाषा जब तक रोजगार से जुड़ी रहती है तब तक ही वो फलती फूलती है। जिस दिन उससे पेट की आग नहीं बुझती उसके बाद उस भाषा की गिरावट का दौर शुरू हो जाता है। एक लाइन बता दीजिए, उर्दू प्रेस का भविष्य क्या लगता है आपको? उर्दू पत्रकारिता का भविष्य मुझे बहुत अच्छा नहीं नजर आता, क्योंकि उर्दू के अखबारों के संचालक अधिकतर, मैं सारे नहीं कह रहा हूँ, अधिकतर वो लोग उर्दू के विकास के सबसे बड़े बाधक हैं। उसका कारण ये है कि उर्दू का अखबार अगर निकल रहा है उसमें आर्थिक जगत से कोई सूचना नहीं होगी, उसमें खेल जगत से सूचनाएं नहीं होंगी, अंतरराष्ट्रीय समाचार के नाम पर केवल मुस्लिम जगत की सूचनाएं होंगी। तो आखिर वो आरोप खुद अपने पर ठप्पा लगा रहे हैं कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, इस आरोप की वो पुष्टि कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। अब बहुत अच्छी बातें हुई हमारी और काफी कुछ जानकारी आपने हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को दी। धन्यवाद।